अगर आप यूरोप की सैर करना चाहते हैं, शेंजन स्टेट्स में विजिट करने पे जाना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको प्रोसेस पता चल जाए कि आपने किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आपने उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में, जिसके 3 हिस्से होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नंबर 1 पे कि आपको अगर आपने शेंजन स्टेट्स जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने नेदरलैंड जाना है, नेदरलैंड शेंजन स्टेट्स का एक कंट्री है, तो वहाँ आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ये पहली वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगा कि इसका आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, और नंबर 3 पे आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। अच्छा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँ कि शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपको ज़रूरत नहीं कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं और उसकी आप फीस पे करें, क्योंकि उसने सारा प्रोसेस जो आपसे ही करवाना है, उसने जो जो डॉक्यूमेंट्स को चाहिए होंगे वो आपको आपको ही कहेगा, पर आपने वो उसको रेट करके देने हैं। उसने आ जाके सिर्फ आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना है, जो कि बहुत ही आसान है। शेंजन स्टेट का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें कुल मिला के 27 खाने होते हैं, जिसको आपने फिल करना होता है। किसी इसमें एक में नाम है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिड है, नहीं मैरिड है, आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आपने लिखनी होती हैं। बहुत ही नहायत सी सादा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने नेदरलैंड जाना है तो आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। अच्छा, शेंजन स्टेट की जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, मोस्ट जो एम्बेसीज हैं, वो इसकी जो डाटा हैंडलिंग है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेसिंग है, वो खुद नहीं करती, बल्कि उन्होंने ये काम एक डिफरेंट कंपनी को दिया होता है। जिस तरह के नेदरलैंड का है, इन्होंने वीएफएस को ये काम सौंपा होता है। कुछ कंट्रीज ने जो है वो बीएलएस, यानी स्पेन ने अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको बीएलएस के जरिए अपने प्रोसेसिंग करनी है। अगर आपने फ्रांस जाना है तो फिर आपको एईजी के जरिए अपनी प्रोसेसिंग करनी है। तो नेदरलैंड जो है वो वीएफएस के जरिए आता है। तो वीएफएस, आप गूगल पे जाएंगे और वी एफ एस नेदरलैंड पाकिस्तान सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देखें ये आपको वी एफ एस की वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि नेदरलैंड के लिए आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि आपको वीज़ा वेलकम टू वी एफ एस ग्लोबल, और नीचे आपको उसने 4 स्टेप बताए हैं कि अप्लाई फॉर अ वीज़ा, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विसेज और बुक एन अपॉइंटमेंट। जो अप्लाई फॉर अ वीज़ा है, ऑफ कोर्स इसमें आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फाइंड अ सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान ही आपने बता देना है कि आपने किस सेंटर में जाके अपनी फॉर्म सबमिट करवाना है। वो लाहौर में है, कराची में और इस्लामाबाद, 3 ही जगह की ऑफिस होती है। प्रीमियम सर्विस हमारे काम की नहीं है। ये वो होती है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड आपसे नहीं हो रहा तो आप वहां जाके उनसे कहेंगे, तो वो आपके बिहाफ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और आपसे वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करेंगे। और नंबर 3 पे है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। हम आएंगे इसके ऊपर, अप्लाई फॉर अ वीज़ा के ऊपर। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसने 6 स्टेप आपको बता दिए कि आपका जो पूरा वीज़ा प्रोसेसिंग है, कुल 6 स्टेप में आप करेंगे। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी कि आपका वीज़ा टाइप कौन सी है, फिर आप उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। चौथे स्टेप पे आप जो आप सेंटर सेट किया होगा लाहौर, कराची, पाकिस्तान, वहां जाकर आपने अपने जो है वो बायोमेट्रिक देनी है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। नंबर 5 पे आपने जब आप सबमिट करवा देंगे, उसके बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन की जो फॉर्म है कहाँ तक पहुंची हुई है, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। नंबर 1 पे आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, इसे क्लिक करते हैं और यहाँ आपको वीज़ा कैटेगरी का लिंक नजर आता है। ये ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ आपके पास जो भी इनकी वीज़ा कैटेगरीज है वो आपको नजर आ जाएंगी। सबसे देखें ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट स्टे शेंजन वीज़ा, यही हमारा वीज़ा है जिसके हमारा शॉर्ट टर्म होता है। और इसमें आगे ऑप्शन है टूरिस्ट, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी में वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास नेदरलैंड की किसी कंपनी की या किसी पर्सन की इनविटेशन हो और वो उसके ऊपर विजिट करने जा रहा हो। विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपके माँ बाप वहाँ रहते हैं या स्पाउस रहता है, उसको विजिट करने जाना है, फिर आप ये कैटेगरी करेंगे। एयरपोर्ट ट्रांजिट, आप कहीं और जा रहे हैं, आप दरमियान से जो जहाँ जा रहे हैं आपका स्टे नेदरलैंड एयरपोर्ट पे, तो आप उसके दौरान कोई विजिट करना चाहते हैं एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो आपके पास वो ट्रांजिट वीज़ा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स है। हमारी टाइप फर्स्ट है टूरिस्ट, इसे क्लिक करेंगे और टूरिस्ट वीज़ा कि देखें आपके पास जो है ये उसकी टूरिस्ट वीज़ा की जो है
तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ऊपर टैब बनी हुई है, ओवरव्यू है, वीज़ा फीस कितनी अप्लाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो कि आपको मैं इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम इसमें देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वो इसमें है। फोटो जो आपने वहाँ पर अटैच करनी है उसकी स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेसिंग टाइम आपके पास आएगा। ओवरव्यू में आप जस्ट लिखा हुआ आपके पास कि आपका शॉर्ट टर्म स्टे है, आप उसके अंदर जितनी आपकी वीज़ा की एक्सपायरी है आप उसके दौरान ही विजिट कर सकते हैं। वीज़ा फीस जो है ये हम जब अपॉइंटमेंट के ऊपर आएंगे तो मैं वहाँ आपको इसकी डिटेल से बताऊँगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इसमें देखें यहाँ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर के ऊपर जो फर्स्ट उसने लिखा हुआ है ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। ऑफ कोर्स जब आप शहर से जाते हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होती है जो एक स्टैंडर्ड उसकी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इन्होंने अपनी कंपनीज दी हुई हैं कि आप इंडियन कंपनी से भी ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आदम जी EFU जो है वो स्टैंडर्ड कंपनी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। 25 से 2000 में आपके पास वो 14 दिन की जो है वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है। नीचे आइए, प्लीज सी द चेक लिस्ट फॉर अ टूरिस्ट वीजा विद कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये हम जो हमारा काम का जो डॉक्यूमेंट है इस क्लिक करेंगे और देखें इसके अगेंस्ट आपको एक PDF फाइल खुल जाती है और इसके ऊपर डिटेल से उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसको अब आप बड़े गौर से और बारी बारी तमाम ऑप्शन को देखते हैं। नंबर 1 पे है एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको उसका आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिल करेंगे जो प्रिंट आउट करके और साइन करके आप साथ लेके जाएंगे। तो पहले आपके पास वो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो कि ज़ाहिर हमारे पास पासपोर्ट है तो हमारे पास एक अदद पासपोर्ट होना चाहिए 2.1। और 2.2 में लिखा हुआ कि आपके पास उसकी जो है पासपोर्ट की ऑल पेजेस की कॉपी चाहिए। अच्छा, ऑल पेजेस की जरूरत नहीं होती। अगर आपका पासपोर्ट खाली है, कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो पहले 2 पेज की कॉपी करवा के साथ जमा करवा दें। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसका जो वीज़ा लगा हुआ है और आप उसके जब आप गए होंगे तो आपकी इन आउट की स्टैम्प लगी होगी और तो आपने बस वो साथ वीज़ा की जिस पेज पे है उसकी कॉपी भी साथ लगा दें और जहाँ आपकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं उसकी भी कॉपी साथ वो भी अटैच कर दें। जितने वीज़ाज हैं, जितनी आपकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं तो आपने उनकी कॉपी भी साथ अटैच कर देनी है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आपको फर्स्ट 2 पेजेस की ही कॉपी काफ़ी होती है। और यहाँ पे प्लीज़ नोट में अब लिखा हुआ कि आपका कम से कम 3 महीने का वीज़ा, 3 महीने की इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए पासपोर्ट की। नंबर 2.3 पे देख लिखा हुआ अगर आप पाकिस्तानी का नेशनल हैं तो फिर आपका आपने अपना जो है CNIC भी साथ आपने उसकी कॉपी जमा करवानी है। ठीक हो गया, नंबर 2 बन गया। नंबर 3 में आपके पास है एविडेंस ऑफ लीगल रेजिडेंस। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए पर नॉन पाकिस्तानी नेशनल, ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान नहीं है, जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में किस लिहाज किस पर्पस पे रह रहे हैं, उनके पास कौन सा वीज़ा है, कौन सा रेजिडेंस कार्ड है, तो वो उन्होंने वो साथ शो करना होता है। जैसा कि अफगानी जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी सारे रह रहे होते हैं, उनके पास अपना अफगान कार्ड होता है तो वो शायद वो शो करेंगे। हमें जो नेशनल है उनको इसकी जरूरत नहीं होती। नंबर 4 पे फोटो है, आपको एक पासपोर्ट फोटो चाहिए वाइट ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। एक स्टैंडर्ड इसका होता है, आप किसी भी फोटोशॉप की जो दुकान के पास जाकर आप वो एक अदद कम अज़ कम वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 5 पे है प्रूफ ऑफ ट्रैवल। तो प्रूफ ऑफ ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है फ्लाइट रिजर्वेशन। आपके पास जिस तारीख को आपने जाना है, जिस एयरपोर्ट से जाना है और वहाँ जिस एयरपोर्ट पे आपने उतरना है, इसी तरह जितने दिन का आपको स्टे है और स्टे के बाद वहाँ के जो रिटर्न टिकट है कि आपने वहाँ से किस जगह से बैठना है और यहाँ किस किस वक्त आपने वापस लैंड करना है, पूरी आपकी जो डिटेल है ट्रैवल की ये आपको चाहिए होती है। या आप किसी भी जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके पास जाकर उनको बताएंगे तो आपको कुछ पैसे लेकर आपको वो एक रिजर्वेशन फ्लाइट बता देते हैं। इसमें तमाम आपकी डिटेल होती है कि आप किस तारीख को जा रहे हैं और किस तारीख को आप वापस आ रहे हैं। और याद रखें कि रिटर्न की भी सारी डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपको टिकट परचेज नहीं करना है, बस उसकी बस रिजर्वेशन करवानी है, यानी आपको पता हो कि आप किस तारीख को जा रहे हैं और किस तारीख को वापस आ रहे हैं। नंबर 2 में है 5.2 में आ रहा है रिजर्वेशन ऑफ एकोमोडेशन। आप जहां जाएंगे तो आप कहां पे रहेंगे। अगर आप किसी फैमिली के पास रह रहे हैं तो उसका नंबर, उसका रहायश, उसका नेम आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कोई होटल में बुकिंग कराई हुई तो उस होटल का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। 5.3 पे है प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है तो फिर आपका पास उसका प्रूफ होना चाहिए। टूरिस्ट बेस पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। टूरिस्ट बेस सिर्फ आपको चाहिए रिजर्वेशन ऑफ फ्लाइट टिकट्स और होटल की अकोमोडेशन। 5.3 पे जाइए, टूरिस्ट बेस पे रिक्वायर नहीं है। ना ही 5.4 वाली है कि आपका अगर वहाँ पे कोई क्लोज रिलेटिव रहा है तो फिर इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और 5.5 पे है कि आपका अगर स्पाउस वहाँ पे रहे तो टूरिस्ट बेस पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपका वहाँ पे कोई स्पाउस है, क्लोज रिलेटिव है जो वहाँ का नेशनल है, तो फिर आपको वो मेंशन करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म पे। वो फिल करेंगे, वहाँ पे खाना आएगा कि वहाँ आपने बताना है कि आपका जो क्लोज रेलिवेंट है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी वालिद है, आपकी वालदा है, या आपका बेटा है, आपकी बेटी है, या आपका स्पाउस है, इनमें से कोई अगर है
तो फिर उसका आपको वहां मेंशन करना होता है कि वो किस कंट्री में किस बेस पे वो रह रहा है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। नंबर 6 पे है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स एंड टाइज। फाइनेंशियल मीन्स का मतलब है कि आपकी जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है उसके अंदर, और आपकी कोई अगर कोई इसके अलावा कोई अगर आपका कोई कोई है जॉब है, आप जॉब करते हैं तो फिर जॉब का रिकॉर्ड होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। और टाइज का मतलब होता है कि आप जब आपको, क्योंकि आजकल वीज़े बहुत सख्त है और वो देखते हैं कि इस बंदे का हमारे मुल्क में आने का पर्पज़ क्या है, और उसमें वो देखते हैं कि ये बंदा जब हमारे पास आएगा तो क्या वापस भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या चीज़ इसको वापस खींच के लेके जाएगी, उसकी जॉब उसको वापस खींचेगी, उसकी फैमिली इसको वापस खींचेगी, उसकी अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, कोई बिजनेस है, तो इन्हें कहते हैं फैमिली टाइज, या टाइज होती है, ये आपने शो करनी होती है। अच्छा, इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है 6.1 में देखिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC जो नादर इशू करता है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड वाली लगा दीजिएगा, अगर आप मैरिड नहीं है तो अपनी जो बाय बर्थ होती है आपने वो FRC साथ शो करनी है, जिससे साबित हो कि आपकी एक रत फैमिली है और वो पाकिस्तान में अंदर है। नंबर 2 पे है मेन प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए कम से कम 6 माह का। 6 माह जो है आपके पास जो उसकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, और उसके अंदर अगर 1% जा रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 12 से 15 लाख होना चाहिए। और 6 माह, क्योंकि उन्होंने आखिरी बैलेंस चेक नहीं करना, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है, उसके अंदर आपकी जो वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। इट मीन्स उसके अंदर कोई हैवी अमाउंट जो है वो इन आउट ना हुई हो, आपकी एक रूटीन जो है उसके लिहाज से उसमें शो हो रही हो कि आपकी जो पेमेंट्स में आ रही हैं या जा रही हैं, जो भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर होता है, सर्टिफिकेट आप जब जब आप जमा करवाते हैं अपनी इनकम इनकम टैक्स जो FBR पे रिटर्न फाइल जमा करवाते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट वहाँ इशू जारी होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर, आपको वो चाहिए। और फेडरल बोर्ड में जो आपने रिटर्न जमा करवाई थी कम से कम 2 साल की जो है आपकी रिटर्न भी आपके पास होनी चाहिए, इससे साबित हो कि आप टैक्स पेयर है। ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको जो है वो उनका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होता है। ठीक है ये। और इसके बाद इसके अलावा भी अगर कोई और आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें आपको चाहिए, बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपका FBR का जो है सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपकी कम से कम 2 सालों की जो आपने रिटर्न फाइल जमा करवाई। 6.3 में है एडिशनल एंड स्पेसिफिक प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स और टाइज विद कंट्री ऑफ रेजिडेंस। इसमें क्या आ सकता है आपके पास, अगर आप इंप्लॉयड है, इफ द एप्लीकेंट इज, आप ये काफी ऑप्शन आ रही है कि आप किस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं। अगर आप इंप्लॉयड हैं तो फिर आपकी पहली कैटेगरी है, तो फिर आपके पास आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं कम से कम 3 मंथ की आपको चाहिए। ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपकी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसका आपका लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो चाहिए होता है, उसकी कॉपी चाहिए होती है। और एक लेटर होता है आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से जिसमें वो बताया जाए क्लियरली कि आप जो है वो इस छुट्टियां, इतनी छुट्टियों के लिए इस कंट्री में जा रहे हैं, और उनको आपके आपके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। इसको हम NOC कहते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है। अगर एप्लीकेंट जो है वो कंपनी ओनर है तो फिर उसको जो है बस अपना रजिस्ट्रेशन जो चाहिए होती है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर एप्लीकेंट सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो फिर आपको NOC रिक्वायर है अपने मुतलका सेक्टर मिनिस्ट्री से। ऐसा अगर रिटायर है तो उसको जैसे पेंशन की जो है वो अपनी जो है स्लिप्स हैं वो रिक्वायर होती हैं। अगर वो स्पॉन्सर्ड है तो फिर उसके लिए उसको अलग से उसकी डिटेल है कि वो उसको चाहिए होता है। इस तरह अगर अगर एप्लीकेंट किसी का डिपेंडेंट है, मतलब अगर एप्लीकेंट जो है वो जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, फिर उसको जो है अपने पेरेंट्स के लिहाज से फिर आगे उसकी लिखी हुई है कि फिर आपको उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है कि वो उसको चाहिए होगा। अगर आपके साथ आपके माइनर्स ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन बच्चों की भी फिर आपके पास जो है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं, इसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन आपके पास स्कूल की इनरोलमेंट चाहिए, गार्जियन का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह माँ बाप में किसी एक का साथ होना ज़रूरी। तो इसलिए ये चीज़ें हर एक कैटेगरी पे डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर आप अकेले सैर करने जा रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ, और फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है फैमिली वाले की, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको सिर्फ पहली वाली कैटेगरी में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है फिर आपको बस वही फिलफिल करनी होती है। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 पे है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि पहले ही उसने पिछले पेज पे उसने मेंशन किया था कि आपको जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर होती है 30,000 यूरो की जिसकी अमाउंट हो, और वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की उन डेट्स के जो उसको आप विजिट करना है। ये पाकिस्तान में आदम जी EFU और भी कंपनी है, बड़ी इजीली आपको 25 से 2,000 में इसी कैटेगरी में आपको मिल जाती है, जो आपने वहां पे पहले सबमिट करनी होती है जब आप एप्लीकेशन जाए। ठीक है। ये लिखा हुआ कि इंश्योरेंस इज वैलिड थ्रू आउट द सेंजन एरिया एंड फॉर ड्यूरेशन फॉर योर स्टे। जितना आपने स्टे करना है, 6 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, तो आपका उस दिन उसी दिन पे वो मेंशन की हो कि इस दिन से लेकर उस दिन तक आपकी वैलिड है।
और उसकी ये अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 8 पे है वीजा। अगर आपके पास जो है अ वीजा, रेजिडेंस परमिट और पासपोर्ट विच गिव्स एंट्री टू योर फाइनल डेस्टिनेशन आफ्टर योर विजिट टू शेंजन एरिया, ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ से नीदरलैंड गए और वहाँ से उन्होंने किसी और कंट्री में जाना है। सपोज करें वहाँ उन्होंने अगर किसी सऊदी अरब में आना है, तो फिर उनके पास सऊदी अरब का वीज़ा भी होना चाहिए, ताकि वो दिखाएं कि वो वहाँ से उधर निकलेंगे। लेकिन अगर आपने वापस पाकिस्तान आना, तो फिर आपको ये 8वीं वाली चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है। और नंबर 9 पे आपने जो फीस पे की होती है उसका रिकॉर्ड। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए डिटेल दी हुई है आपके पास कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, ये आपके पास पहले होने चाहिए। और ये इतनी मुश्किल नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके पास ऑलरेडी होते हैं। सीएनएससी पहले होता है, एफआरसी बनी होती है, पे स्लिप आपकी अगर जॉब करते हैं तो आपको मिल रही होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास ताज़ी निकालनी होती है। आप इनकम टैक्स आपकी जो होती है वो वेबसाइट जाकर वहां से आप निकाल सकते हैं जहां पर जमा करवाई होती हैं। तो इसमें से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको तैयार करना पड़े। बस अपने, इन केस अगर आप जॉब करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से आपको एनओसी रिक्वायर होता है, कि अपने वो तैयार करना होता है। और बाकी ये वाले डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करने। अच्छा, इसमें लिए आपको अपलोड कहीं नहीं करना होता। नीदरलैंड में जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके जाने होते हैं उस वीएफएस के उस सेंटर में जो आपने क्लिक किया होता है, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, जब आपकी वहां पे अपॉइंटमेंट की डेट आती है। अच्छा, ये हो गया पहला पहला वीडियो जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट के बारे में देखा है। अब दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करते हैं।